नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। देखिए मित्रों, जिस प्रकार से अपन ने 6 क्लास की मैराथन क्लास संपूर्ण हिस्ट्री आरबीएससी की किताबों के संपूर्ण हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक थे उनको अपने क्लियर किया था। इसके बाद में आज अपना टॉपिक रहेगा 7th क्लास का, जो मैराथन क्लास रहेगी अपनी संपूर्ण हिस्ट्री क्लियर की जाएगी। देखिए मित्रों, एक मैं कुछ लाइनों के साथ ये टॉपिक शुरू करना चाहूँगा, जिससे आपकी एक उम्मीद जग जाएगी, आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर जाएगी। देखिए, लक्ष्य ना ओझल हो ना पाए कदम मिलाकर सल, लक्ष्य ना ओझल हो ना पाए कदम मिलाकर सल, सफलता तेरी कदमों से कुचली जाएगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। तो मित्रों, इसी जोश और जुनून के साथ अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। और जो लोग कहते हैं कि हमें ऑनलाइन नहीं पढ़ा जा सकता और इतना लंबा वीडियो देखा नहीं जा सकता, तो मित्रों उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपको भूख लगी है, उस चीज़ की आपको ज़रूरत है, और जैसे भूख लगी है और थाली में सामने खाना पड़ा है और आप कह रहे हैं मुझे तो खाना बा ही नहीं रहा है। देखिए, ये तो बात मुझे तो समझ में नहीं आ रही, क्योंकि ये आपके काम की चीज़ है। आप नहीं देखोगे तो मतलब ये क्या मतलब आपके काम की चीज़ है और आपको देखना चाहिए, और फिर नहीं देखते हो। तो मैं ये आज आपको कहना चाहूँगा कि आप ये तय कर ले, आप ये निश्चित कर ले कि ये वीडियो मुझे पूरा देखना है। घंटे भर का टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लगाकर अंत तक जरूर देखिए। आपकी 6 हिस्ट्री, जो 7th की हिस्ट्री है, वो पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना 7th क्लास की, पहला जो टॉपिक है उसका पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री का, जो व्याकरण नामक ग्रंथ की रचना किसने की। व्याकरण नामक ग्रंथ की रचना किसने की? वाल्मीकि, वेदव्यास, पाणिनि या फिर पतंजलि। तो व्याकरण नामक ग्रंथ की जो रचना की थी मित्रों, वो की थी पाणिनि के द्वारा। व्याकरण की रचना किसके द्वारा की थी? पाणिनि के द्वारा। अगला क्वेश्चन रहेगा, संपा में कितने संस्कृत अभिलेख मिले हैं? संपा में कितने संस्कृत अभिलेख मिले हैं? तो मित्रों इसका सही आंसर क्या होगा? 50 या फिर 70 से कम, या फिर 150 से अधिक, या फिर 100 से अधिक। तो मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा, संपा में जो संस्कृत अभिलेख मिले हैं वो 100 से अधिक संस्कृत अभिलेख मिले हैं। ठीक है ना मित्रों। अगला जो अपना क्वेश्चन रहेगा, अगला क्वेश्चन है, कंबोज के कौन से नरेश ने कुल 326 संदों के 4 अभिलेखों की रचना की थी? कंबोज का कौन सा नरेश था जिसने 326 संदों के 4 अभिलेखों की रचना की थी मित्रों? तो वो मित्रों नरेश कौन सा था? इसका सही आंसर हो जाएगा यशोवर्मन। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, यशोवर्मन। ठीक है ना। संपा किस देश का नाम था? संपा किस देश का नाम था मित्रों? संपा किस देश का नाम था? प्राचीन में जो संपा के नाम से जाने जाने वाला देश कौन सा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अन्नाम। कौन सा था? संपा के नाम से जो देश जाना जाता था उसका नाम था अन्नाम। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा मित्रों, वृत्र भारत के समय श्याम नाम से प्रसिद्ध देश वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? देखो, वृत्र भारत में जो श्याम नाम से प्रसिद्ध जो देश रहा है उसको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो मित्रों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कंबोडिया। वर्तमान में जो जिस देश को जाना जाता है, जो प्राचीन में श्याम नाम से था, उसका नाम रह गया कंबोडिया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, पेंगन का प्रसिद्ध आनंद मंदिर किस देश में स्थित है? पेंगन का प्रसिद्ध आनंद मंदिर किस देश में स्थित है? तो मित्रों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो पेंगन का प्रसिद्ध आनंद मंदिर है वो मित्रों है म्यांमार में। कहाँ पर है? म्यांमार में। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा, किस इतिहासकार ने यह कहा कि जिन वास्तुकारों ने आनंद मंदिर का नियोजन एवं निर्माण किया है वह निस्संदेह भारतीय थे? ये मंदिर वर्तमान में भारत में स्थित ना होने पर भी भारतीय मंदिर है। देखिए, ये किस इतिहासकार ने कहा था कि ये आनंद मंदिर का निर्माण किसी निश्चित ही भारतीयों ने करवाया होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? इसका सही आंसर हो जाएगा, ये कथन कहा था जो प्रसिद्ध जो शिक्षाविद थे, इतिहासकार ड्यूरोसाइल। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, अंगकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर जो कि कंबोडिया में स्थित है, ये किसका मंदिर है? अंगकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर जो कि कंबोडिया में स्थित है, ये किसको समर्पित है? मित्रों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णु को समर्पित है। ये किसको समर्पित है? विष्णु को समर्पित है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, बोरोबुदुर मंदिर जो कि 750 ईस्वी में से 850 ईस्वी के बीच शैलेंद्र वंश के शासकों के संरक्षण में बना था, ये वर्तमान में किस देश में स्थित है? बोरोबुदुर का मंदिर है जो वर्तमान में किस देश में स्थित है? संपा में, श्याम में, या फिर जावा, या फिर सुमात्रा? तो मित्रों बोरोबुदुर का जो मंदिर है वो है सुमात्रा में। कहाँ पर है? सुमात्रा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, वृत्र भारत के दौरान
लरो जंगरंग नाम का मंदिर वर्तमान में किस स्थान पर है? लरो जंगरंग नाम का मंदिर है जो वर्तमान में किस स्थान पर है? तो मित्रों लरो जंगरंग जो मंदिर है वो है बर्मा में। कहाँ पर है? बर्मा में। ठीक है ना, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वयंग किसे कहा जाता है? वयंग किसे कहा जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वयंग किसे कहा जाता है? ठीक है ना, ये कंबोडिया का एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। या फिर श्रीलंका में भगवान बुद्ध की मूर्ति को वयंग कहा जाता है। या फिर जावा में नाटक का लोकप्रिय रूप जो साया नाट्य है जो कि वयंग कहलाता है, इसके मुख्य कथानक रामायण और महाभारत है। या फिर डी ऑप्शन है इसका, ये भगवान शिव की एक मूर्ति है। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ये जावा में नाटक का लोकप्रिय रूप है जिसके मुख्य कथानक रामायण और महाभारत हैं। ठीक है ना मित्रों, अगला क्वेश्चन अपना रहेगा, बटार गुरु की लोकप्रिय मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? इस मूर्ति को कुछ लोग ऋषि अगस्त्य का प्रतीक भी मानते हैं। बटार गुरु की लोकप्रिय मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है अपने को? क्वेश्चन ये है, ये बटार गुरु ऋषि अगस्त्य के प्रतीक माना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? इसका सही आंसर होगा ये जावा से प्राप्त हुई। कहाँ से प्राप्त हुई है? जावा से। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, जो मेघदूत की बोधिसत्व की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई? मेघदूत की बोधिसत्व की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? जावा से, कंबोडिया से, थाईलैंड से या फिर म्यांमार से। तो मेघदूत की बोधिसत्व की जो मूर्तियां हैं वो मित्रों प्राप्त हुई है अपने को जावा से। कहाँ से प्राप्त हुई है? जावा से। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, किस शासक ने 486 संदों के अभिलेख प्राप्त हुए? किस शासक के दो जो अभिलेख प्राप्त हुए जो कि 486 संदों के अभिलेख हैं? तो कौन से शासक के थे मित्रों ये? तो ये प्राप्त हुए मित्रों राजेंद्र वर्मन के। राजेंद्र वर्मन के जो 486 संदों के जो अभिलेख प्राप्त हुए, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, चालुक्य सभा में नियुक्त चीनी राजदूत के साथ नालंदा से कौन सा विद्वान गया था जिसने 53 ग्रंथों का जो है अनुवाद किया था? देखिए 693 ईस्वी में चालुक्य राज्यसभा में नियुक्त एक चीनी राजदूत के साथ नालंदा से चीन कौन सा विद्वान गया था मित्रों? तो नालंदा से चीन गया था मित्रों वो विद्वान था बोधि ऋषि। बोधि ऋषि जो नालंदा से चीन गया था उसने 53 ग्रंथों का जो अनुवाद किया था। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करना है। देखिए कथन है ये, नेशिया का अर्थ द्वीप होता है। नेशिया का अर्थ द्वीप होता है। नेपाल से पद्म संभव और उज्जैन से शांति रक्षित नामक विद्वान तिब्बत पहुंचे थे। उन्होंने वह तिब्बती लामा धर्म की नींव रखी थी। देखिए नेपाल से पद्म संभव और उज्जैन से शांति रक्षित नामक दो विद्वान तिब्बत गए थे, वहां पर उन्होंने तिब्बती जो लामा धर्म की नींव रखी थी। उपरोक्त कथनों में से उन कथनों का चयन करें जो असत्य नहीं है, अर्थात जो सत्य कथन है उनका चयन करना है। तो मित्रों असत्य कथन कौन सा नहीं है? जो सत्य कथन है वो है ए। कौन सा है? ए कथन है, सत्य है। नेशिया का अर्थ है जो द्वीप होता है। देखिए नेपाल से जो उज्जैन गया था, नेपाल से शांति रक्षित नामक दूत गया था और उज्जैन से पद्म संभव नामक दूत है जो नेपाल जो तिब्बत गए थे। ठीक है ना, तो इसीलिए इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करना है। कथन क्या है? कथन है, ब्रह्मा और श्याम में बौद्ध धर्म प्रधान था। ब्रह्मा और श्याम में कौन सा धर्म प्रधान था? बौद्ध धर्म प्रधान था। विश्व में शिव सोम नामक विद्वान कंबोडिया के राजा इंद्रवर्मन के गुरु थे। जो शिव सोम नामक जो विद्वान थे वो कंबोडिया के राजा इंद्रवर्मन के गुरु थे। उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन का चयन करना है। उपरोक्त कथनों में से किन कथनों का चयन करना है? सत्य कथन है उनका चयन करना है। तो मित्रों ये दोनों ही कथन है जो सत्य है। ब्रह्मा और श्याम में बौद्ध धर्म प्रधान था। भारत के शिव सोम नामक विद्वान कंबोडिया के राजा इंद्रवर्मन के गुरु थे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर क्या करना है? विचार करना है। तो इसके कथन क्या है? आनंद मंदिर की पत्थर की उत्कीर्ण मूर्तियों की संख्या 25 है और
उनमें बुद्ध के जीवन की मुख्य घटनाएं अंकित हैं। बुद्ध के जीवन की मुख्य घटनाएं अंकित हैं। तो अगला कथन क्या रहेगा, बरोबुदुर मंदिर में एक के ऊपर एक 9 मंजिलें बनी हुई है। सबसे ऊपर एक घंटानुमा स्तूप है। बरोबुदुर मंदिर की मूर्तियों की पंक्तियां कुल 11 श्रृंखलाएं हैं। कुल जो मूर्तियां हैं वो लगभग 1500 हैं। उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन बताना है। उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन बताना है। तो मित्रों ये तीनों कथन क्या है, राइट है। तीनों ही कथन राइट है। ये 11 श्रृंखलाएं, 1500 मूर्तियां हैं और ये 9 मंजिल में बनी हुई है। सबसे ऊपर घंटानुमा स्तूप है और ये है आनंद मंदिर की पत्थर की मूर्तियां उत्कीर्ण, जो उसकी संख्या 80 से बुद्ध के जीवन की मुख्य घटनाएं यहाँ पर अंकित हैं। तो ये था पहला चैप्टर, यहाँ पर खत्म होता है। अगला चैप्टर अपन शुरू करते हैं। देखिए मित्र, अगला अपना चैप्टर है अर्शकालीन एवं बाद का भारत। अर्शकालीन एवं बाद का भारत। मैं आपसे एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक जरूर देखिए, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आपका ही भला होगा। अब अगला चैप्टर है अर्शकालीन एवं बाद का भारत। अपन ये शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा इसका, जयदेव की कृति का क्या नाम है। जयदेव की जो कृति है, जयदेव के द्वारा रचित जो किताब है, उनकी उन रचना का क्या नाम है। तो मित्रों जयदेव की द्वारा जो कृत है उनका नाम है गीत गोविंद। जयदेव की जो कृति का नाम क्या है, गीत गोविंद, ठीक है ना। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला जो है क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का राजवंश है। दक्षिण भारत का राजवंश कौन सा है। तो दक्षिण भारत का जो राजवंश है मित्रों, उसका नाम है, इनमें से देखिए, प्रतिहार उत्तर भारत का है, गुहिल उत्तर भारत का है, सोहान भी उत्तर भारत का है, चालुक्य जो राजवंश है वो है दक्षिण भारत का, ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुष्यभूति वंश एवं वर्धन वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई। मित्रों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे और भी आपके मित्रों को फायदा पहुंच सके, ठीक है। पुष्यभूति वंश एवं वर्धन वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई। पुष्यभूति वंश एवं वर्धन वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो पुष्यभूति और वर्धन वंश की जो स्थापना की थी वो की थी मित्रों पुष्यभूति वर्धन के द्वारा। किसके द्वारा, पुष्यभूति वर्धन के द्वारा। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, हर्षवर्धन ने अपनी नई राजधानी बनाई थी। हर्षवर्धन ने अपनी नई राजधानी बनाई थी। तो हर्षवर्धन ने जो है, पहले हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो उसका नाम था थानेसर। फिर हर्षवर्धन ने अपनी नई राजधानी किसको बनाया था मित्रों। तो हर्षवर्धन ने जो नई राजधानी अपनी बनाई थी वो बनाई थी कन्नौज को। किसको बनाया था, कन्नौज को। 5वां क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार कीजिए। कथनों को पढ़ते हुए अपने को आंसर देना है। मित्रों आजकल ये ट्रेंड बहुत चल रहा है और पैटर्न रीड का यही रहने वाला। मैं बता दूं, अब की बार रीड में शायद जहाँ तक मुझे लगता है कि इतना जो सरल है वो जी के आने वाला नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चनों का पैटर्न चेंज हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें पहला कथन है, हर्षवर्धन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का उत्तर भारत का एक महान शासक था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का उत्तर भारत का एक महान शासक था। हर्षवर्धन ने कन्नौज में एक विशाल धर्म सम्मेलन का आयोजन किया था। चीनी यात्री फायान ने हर्षवर्धन को अपना अध्यक्ष चीनी यात्री फायान को हर्षवर्धन ने इसका अध्यक्ष बनाया था। ये सम्मेलन 23 दिन तक चला। देखिए 4 कथन है, इनमें से जो उपरोक्त में से सत्य कथन का चयन करना है। तो इनमें से सत्य कथन कौन सा हो जाएगा मित्रों, देखिए केवल 2 और 4। चीनी यात्री फायान है, उनको देखिए ये इस धर्म सम्मेलन में शामिल जरूर हुआ था लेकिन इसको अध्यक्ष नहीं बनाया गया था। और हर्षवर्धन जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का उत्तर भारत का एक महान शासक था, ये भी ऑप्शन गलत है। हर्षवर्धन है जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का जो है महान शासक नहीं था, ये था 7वीं शताब्दी का जो है। देखिए 606 ईस्वी में हर्षवर्धन शासक बनता है, तो 7वीं शताब्दी का ये उत्तर भारत का एक महान शासक था। और ये ऑप्शन है चीनी यात्री फायान, हर्षवर्धन ने इसको अध्यक्ष बनाया था। देखिए फायान नहीं था, ये जो अध्यक्ष बनाया था उसका नाम था वेनसांग। देखिए सॉरी मैंने पहले गलत बता दिया होगा, वेनसांग था, उसको अध्यक्ष बनाया था वेनसांग को, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ें और उन पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करना है। तो अगला क्या है, कथन क्या है, हर्षवर्धन ने प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में प्रयाग में एक सभा का आयोजन करता था। ये सभा 643 ईस्वी में हुई थी। देखिए जिसका उल्लेख मिलता है वो 643 में हुई थी। क्या ये बात सत्य है? ये 5वीं सभा थी। इस सभा को मोक्ष परिषद भी कहते थे। उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन का चयन करना है। उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन का चयन करना है। तो मित्रों देखिए ये 5वीं सभा नहीं थी, इनको मोक्ष परिषद भी कहते थे। और जो ये 643 में हुई थी
और 5 वर्ष के अंतराल में होती थी, लेकिन ये 5वीं सभा नहीं थी। इनके बारे में आपको ही बताना ये कौन सी सभा थी, क्योंकि ये इसका अपने पहले अध्ययन कर चुके हैं। तो एक जो है मैं आपके लिए ये कमेंट बॉक्स में ये आंसर छोड़ने के लिए जरूर कहूँगा कि हर्षवर्धन की कौन सी सभा थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा, हर्षवर्धन के द्वारा किन ग्रंथों की रचना की गई थी? हर्षवर्धन के द्वारा किन ग्रंथों की रचना की गई थी? देखिए मित्रों, मैं एक एक क्वेश्चन उसके कई सारे पास में जो फैक्ट बन रहे हैं उनको भी मैं क्लियर करवाता चल रहा हूँ। एक क्वेश्चन मात्र अपन नहीं पढ़ रहे हैं, उसके पास में जो जो मतलब किस प्रकार से अपन को क्वेश्चन पर हल करना है और क्या इनके साइड में और क्वेश्चन बन रहे हैं उनको भी मैं साथ में बताता चल रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए, हर्षवर्धन के द्वारा रचित ग्रंथों की रचना की गई थी। देखिए, जो हर्षचरित है ये हर्षवर्धन के द्वारा नहीं की गई थी। क्यों? रत्नावली प्रियदर्शिका ये तो हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी, लेकिन हर्षचरित ये हर्षवर्धन के द्वारा नहीं की गई थी, क्योंकि हर्ष नाम देखते हैं आपको, इनको नहीं करना है, ठीक। प्रियदर्शिका नागानंद एवं कादम्बरी, बिल्कुल ये भी नहीं। रत्नावली प्रियदर्शिका या कादम्बरी, रत्नावली प्रियदर्शिका या फिर नागानंद। देखिए, हर्षवर्धन के द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं मित्रों? तो हर्षवर्धन के द्वारा रचित ग्रंथ है रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। देखिए, इसमें कादम्बरी दूसरा आ रहा है, इसके क्वेश्चन आगे आएंगे इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं यहाँ पर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, प्रसिद्ध कवि जयदेव ने अपने किस ग्रंथ में कहा था कि एक महाकवि था जो कि कालिदास और भास की भांति था? प्रसिद्ध कवि जयदेव ने कौन से ग्रंथ में ये बात बताई थी, जो एक महाकवि था जो कि कालिदास एवं भास की भांति था? देखिए, जयदेव की कृति का नाम क्या है? जयदेव की कृति का क्या नाम है मित्रों? जयदेव की कृति का है गीत गोविंद। तो गीत गोविंद में ये बात बताता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा, नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में रतन सागर रत्नादाही है यहाँ पर, रतन रंजक किसे कहा जाता है? ठीक है। उस समय के नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध 3 ग्रंथ थे जिन्हें पढ़ने के लिए कोरिया, मंगोलिया, जापान, चीन, तिब्बत, श्रीलंका से विद्यार्थी आया करते थे। ये नालंदा विश्वविद्यालय के कॉलेज के नाम थे या फिर ये 3 बड़े पुस्तकालय के नाम थे। तो मित्रों ये क्या थे? रतन सागर, रत्नादाई, रतन रंजक। आपको पता होगा नालंदा विश्वविद्यालय के ये 3 जो पुस्तकालय थे बड़े, उनके नाम है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, अर्श का साम्राज्य निम्नलिखित में से किस स्थान में जो किस में विभक्त था? अर्श की जो शाखाएं थी, जो छोटे छोटे राज्यों के जो भाग थे, वो किस नाम से जाने जाते थे? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, राष्ट्रकूटम या ग्राम, मंडल नाडु या फिर प्रांत या भुक्तियां या फिर विषय या ग्राम। देखिए, अर्श का जो साम्राज्य था वो प्रांत और जो भुक्तियां में जो विभाजित था। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और राष्ट्रकूटम, ग्राम, मंडल नाडु, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, विषय और ग्राम, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन आने वाला है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, हर्षवर्धन के समय 3 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है, यानी हर्षवर्धन के समय 3 प्रकार के जो टैक्स वसूले जाते थे वो कौन कौन से टैक्स थे? बाघ, हिरण्य, बलि या खुम्स। देखिए, हर्षवर्धन के समय जो टैक्स लिए जाते थे, जो कर लिए जाते थे, उनमें से खुम्स कोई नहीं था। देखिए, बाघ कर था, हिरण्य कर था, बलि कर था। ये 3 प्रकार के कर लिए जाते थे। एक भूमि कर था और एक राज्य कर था। इस प्रकार से ये 3 कर लिए जाते थे। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करना है। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। क्या ये बात सत्य है? ह्वेनसांग ने प्रयाग सभा की अध्यक्षता की थी। ह्वेनसांग ने प्रयाग सभा की अध्यक्षता की थी। उपरोक्त में से जो सत्य कथन का चयन करना है, उपरोक्त में से सत्य कथन का चयन करना है। तो मित्रों इसका सही कथन क्या हो जाएगा? इसका सही कथन है, देखिए, ह्वेनसांग जो हर्षवर्धन के समय भारत आया था और ह्वेनसांग ने जो प्रयाग सभा की अध्यक्षता नहीं की थी, प्रयाग सभा की अध्यक्षता नहीं की थी। ये इसके देखिए, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, केवल एक इसका सत्य हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। प्राक्रमिक शासक पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के संबंधित थे? पुलकेशिन द्वितीय कौन से राजवंश से संबंध था मित्रों? पुलकेशिन द्वितीय बहुत ही प्राक्रमिक शासक था जिसने हर्षवर्धन को भी हरा दिया था। तो ये कौन से वंश से ताल्लुक रखता था मित्रों? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये था चालुक्य वंश से। कहां से था ये? चालुक्य वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दंती दुर्ग के द्वारा या फिर पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा, आदित्य प्रथम के द्वारा या फिर नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा? देखिए, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी मित्रों? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई थी दंती दुर्ग राष्ट्रकूट के द्वारा की गई थी। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करना है। देखिए कथन क्या है। पहला कथन है, 16 शासकों का एक विशाल साम्राज्य नर्मदा नदी के से दक्षिण में कृष्णा नदी तक फैला हुआ था। 16 शासकों का जो साम्राज्य था वो नर्मदा नदी से कृष्णा नदी के मध्य फैला हुआ था। क्या ये बात सत्य है? 16 शासक आदित्य प्रथम ने पल्लवों को हराकर उनकी राजधानी काशी पर अधिकार कर लिया था। 16 वंश का शासक महेंद्र वर्धन चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हो गया था। उपरोक्त कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। देखिए मित्रों, पहला कथन है 16 शासकों का विशाल साम्राज्य नर्मदा नदी से दक्षिण में कृष्णा नदी तक फैला हुआ था। देखिए ये नर्मदा नदी से कृष्णा नदी के बीच में ये साम्राज्य 16 शासकों का नहीं था। इसके बारे में मैं आगे जिक्र करूंगा, आगे क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना। तो इसका ए ऑप्शन है वो गलत है। एक नंबर जो कथन है वो गलत है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, अगला क्वेश्चन है, कृष्ण तृतीय, ध्रुव और गोविंद अमोघ वर्ष किस वंश के प्रसिद्ध शासक थे? कृष्ण तृतीय, ध्रुव, गोविंद अमोघ वर्ष किस वंश के जो है प्रसिद्ध शासक हुआ करते थे? तो ये थे मित्रों ध्रुव तृतीय, गोविंद अमोघ वर्ष, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा, ये थे राष्ट्रकूट वंश के प्रसिद्ध शासक हुए थे। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा, 753 ईस्वी में राष्ट्रकूटों से पराजित होकर चालुक्यों ने अपना राज्य कब स्थापित कर लिया था? 753 ईस्वी में राष्ट्रकूटों से पराजित होकर चालुक्यों ने जो पुनः अपना राज्य कब स्थापित किया था? तो चालुक्यों ने पुनः जो राष्ट्रकूटों से पराजित होकर अपना पुनः राज्य स्थापित किया था मित्रों, ये कब किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 973 ईस्वी में इन्होंने पुनः अपनी राजधानी पर अधिकार कर लिया था। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसका आपने डिटेल में पाठ भी पढ़ रखा है, ठीक है ना। जिसने वो वीडियो नहीं देखे पार्ट वाले, अगर टॉपिक आपने पढ़े ही हुए होंगे लगभग, मुझे आशा है जहाँ तक कि आपने किताबों का अध्ययन किया होगा, आरबीएससी की किताबों का, जिसका अपन निचोड़ पढ़ रहे हैं। अगर नहीं भी पढ़ा है तो अपने चैनल पे वो वीडियो मिल जाएंगे। एसएसटी टेस्ट सीरीज के नाम से, सॉरी एसएसटी टॉपिक के नाम से 7th क्लास की जो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। अगला क्वेश्चन है, चालुक्यों ने अपना राज्य पुनः स्थापित किया, उसके पश्चात अपनी राजधानी किसको बनाया? देखिए चालुक्यों ने जैसा कि अपना राज्य पुनः स्थापित किया था, उसके बाद में अपनी राजधानी है वो किसको बनाया था मित्रों? तो अपनी राजधानी बनाया था उन्होंने कल्याणी को अपनी नई राजधानी बनाया था। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, दक्षिण भारत में निम्नलिखित राजवंशों में से किस राजवंश जो किसका राज्य नर्मदा नदी के दक्षिण में कृष्णा नदी तक फैला हुआ था? अभी जस्ट पहले अपने कथन आया था कि नर्मदा नदी से कृष्णा नदी के बीच में कौन से राजवंश का जो है राज्य फैला हुआ था? तो मित्रों उसमें 16 वंश दिया हुआ था, वो गलत हुआ था। ये था चालुक्यों का राजवंश फैला हुआ था नर्मदा से कृष्णा नदी के बीच में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का राजवंश कृष्णा एवं कावेरी नदियों के बीच में समुद्री तट पर स्थित था? कृष्णा एवं कावेरी नदियों के बीच में कौन से राजवंश का जो है राज्य हुआ करता था मित्रों? तो वो हुआ करता था सोल वंश का। सोल वंश का राज्य हुआ करता था, वो कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच में हुआ करता था, न कि नर्मदा और कृष्णा के बीच में। ये थे कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच में जो राज्य हुआ करता था वो था सोल वंश का। किसका था? सोल वंश का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, सोल वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था। सोल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ था मित्रों? देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विजयालय, नरसिंह वर्मा, आदित्य प्रथम या फिर राजेंद्र प्रथम। देखिए राजेंद्र प्रथम ने उत्तर भारत पर भी अधिकार किया था। ये सोल वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ करता था। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा, दक्षिण भारत के किस शासक के द्वारा गंगेकोंड अर्थात गंगा विजेता की उपाधि धारण की थी? देखिए मैंने अभी बताया कि उत्तर भारत तक उसने विजय प्राप्त की थी, तो गंगेकोंड की जो है वो उपाधि किसने धारण की थी मित्रों? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम ने। किसने? राजेंद्र प्रथम ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, पल्लव राजवंश के द्वारा राज्य के विभाजन का प्रशासनिक व्यवस्था में कौन सा या कौन सी इकाई नहीं थी? देखिए पल्लवों का जो राज्य था उसके विभाजन में कौन सी इकाई शामिल नहीं थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। ये कई बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनका अपने को आंसर भी नहीं पता होता है, तो इनको गहराई से पढ़ना जरूरी होता है। तो पल्लव राजवंश की जो कौन सी इकाई नहीं हुआ करती थी मित्रों? देखिए राष्ट्र, कोटम, ग्राम, ये इनकी पल्लवों की जो थी। देखिए ग्रामों से मिलकर कोटम बनता था, कोटम से राष्ट्र बनता था, ठीक है ना। तो ये नाडु नहीं थी, नाडु इसकी जो पल्लवों की नहीं थी। ये इसका आगे क्वेश्चन आएगा, नाडु किसकी थी?
वातापी का प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर दक्षिण भारत के किस राजवंश के द्वारा बनाया गया? वातापी का जो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है वो कौन से राजवंश के द्वारा बनाया गया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वातापी का प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर मित्रों बनाया गया था चालुक्य वंश के द्वारा, चालुक्य वंश के द्वारा बनाया गया था। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, मेहर भोज किस राजवंश का प्रतापी शासक हुआ था? मेहर भोज है वो कौन से राजवंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ करता था? तो मेहर भोज मित्रों जो है वो थे गुर्जर प्रतिहार के। किसके थे? गुर्जर प्रतिहार के। गेड़वाल के नहीं थे, सोहान के, गोयल के नहीं थे, गुर्जर प्रतिहार के थे ये। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा, संदरदेव किस उत्तर भारत के राजवंश का संस्थापक था? देखिए संदरदेव किस उत्तर भारत के राजवंश का संस्थापक था मित्रों? संदरदेव गेड़वाल वंश का ये संस्थापक था, जिसका अंतिम शासक हुआ था जयचंद गेड़वाल। यही गेड़वाल वंश है जिसका संस्थापक था संदरदेव गेड़वाल, ठीक है ना। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करें। देखिए कथनों को पढ़ते हुए अपने को इसका आंसर देना है। पहला कथन है, किल हॉर्न ने सोहान वंश राजवंश के प्रसिद्ध शासक विग्रहराज चतुर्थ के लिए ये कहा था कि ये उन विद्वानों में से था जो कालिदास भवभूति की ओर कर सकता था। किल हॉर्न ने सोहान वंश के प्रसिद्ध शासक विग्रहराज को लिए ये कहा था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने 1182 में चंदेल शासक परमार्दी देव को पराजित किया था। गुहिल राजवंश की स्थापना गुहादित्य के द्वारा की गई थी। उपरोक्त कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। उपरोक्त कथनों में से किन असत्य कथन के बारे में बताना है अपने को। देखिए इनमें सभी कथन सत्य हैं, असत्य कथन एक भी नहीं है। किल हॉर्न ने विग्रहराज चतुर्थ के लिए कहा था और 1182 में परमार्दी देव चंदेल को पराजित किया था और 1192 में 1191 में इन्होंने जो है किया था, गौरी को पराजित किया था और 1192 में ये खुद गौरी से पराजित हो गए थे और गुहिल वंश का जो स्थापना है वो गुहादित्य के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करें। देखिए इनके जो कथन है, पहला कथन है, सोलंकी वंश के समय महमूद गजनवी के द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था। सोलंकी वंश के समय महमूद गजनवी के द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था। दूसरा कथन है, पाल वंश के काल में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। पाल वंश के काल में। उपरोक्त में से सत्य कथन का चयन करना है। मित्रों उपरोक्त में से सत्य कथन के बारे में बताना है तो इसके दोनों ही कथन सत्य हैं, क्योंकि जिस समय सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था उसमें वहां का शासक किसके दो हाथों में था? सोलंकी वंश के हाथों में था। और दूसरा जो ऑप्शन है, पाल वंश के काल में, बिल्कुल विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो पाल वंश के काल में हुई थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारवी के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ लिखा गया? भारवी के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? देखिए शिशुपाल वध लिखा गया था महाकवि माघ के द्वारा। राजतरंगिणी गीत गोविंद जयदेव के द्वारा। कीर्ता अर्जुनियम भारवी के द्वारा लिखा गया था और राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया था मित्रों? तो आपने आंसर सोच ही लिया होगा। राजतरंगिणी जो लिखा गया था मित्रों वो लिखा गया था कलहण के द्वारा। किसके द्वारा? कलहण के द्वारा। कंबन रामायण किस भाषा में है जो लिखित है? कंबन रामायण किस भाषा में लिखित है? जैसा कि अपन टॉपिक में अपन ने अध्ययन किया था, कंबन रामायण है वो तमिल भाषा में लिखित है, तमिल भाषा में, ठीक है ना। तो ये भी चैप्टर खत्म होता है अपना। अगला तीसरा चैप्टर शुरू करते हैं। चलिए अगले चैप्टर की ओर। जब तक मैं आपको एक बार और कहूँगा कि जो लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं उनकी कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं। आलोचना भाई क्यों कर रहे हो? वो आपको ज्ञान देने के लिए आया है, आपकी सहायता करने के लिए आया है, निस्वार्थ भाव से आपको बिना किसी लिए हुए। और देखिए सही गलत की पहचान आपको करनी है, लेकिन वो पढ़ा रहा है उनको देखिए, कोई तो फेक न्यूज़ देते हैं उनके बारे में देखिए, उनकी मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन जो पढ़ा रहा है आपके लिए ज्ञान देखिए आपको प्रोवाइड कर रहा है, आपके लिए सरल कर रहा है कोई भी काम को। देखिए मेरे जैसे जो लोग, मैं तो ये मानूंगा कि जो लोग देखिए बिना फालतू का भटकते हैं उनके लिए मैं निस्वार्थ भाव से उनको सही मार्गदर्शन दूं और सही मैटर प्रोवाइड कराऊं। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखिए। देखिए अपने को जहाँ से भी मिल रहा है ज्ञान, यूट्यूब एक बहुत अच्छा जरिया है जिसको अपन आप सही तरीके से ले सको, तो बिल्कुल अच्छा जरिया है। तो अगला चैप्टर अपना शुरू करते हैं। अगला अपना चैप्टर है राजस्थान एवं दिल्ली सल्तनत। इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं, ठीक है। भारत में गौरी का 1206 में अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था? देखिए जैसा कि अपने को पता है भारत में जो है गौरी का अंतिम अभियान था वो 1206 में था। किसके विरुद्ध था? किसके विरुद्ध था ये अभियान?
जयचंद के विरुद्ध, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध, खोखरों के विरुद्ध या फिर सोलंकी शासकों के विरुद्ध। तो मित्रों ये गोरी का जो अंतिम अभियान था ये था खोखरों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध था? खोखरों के विरुद्ध। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? अगला क्वेश्चन भारत में जो सल्तनत राज के दौरान राजवंश के क्रम बताइए। देखिए सल्तनत काल के बारे में अगर आप पढ़ोगे, देखिए ये 10th क्लास की बुकों में दिया गया सल्तनत राजवंश। देखिए भारत में जो सल्तनत राजवंशों का जो क्रम है उसके बारे में आपको बता दूं। पहला था ममलक वंश। इसमें अगर आप देखें तो ममलक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। सबसे बाद में लोधी वंश आता है, ठीक है ना। देखिए इसमें खिलजी वंश पहले दिया हुआ ये भी नहीं है। ये ऑप्शन बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पहले पुराना वंश है, इसमें मेरे को दिख रहा है ममलक वंश सबसे प्राचीन वंश है, ठीक है ना। अमीर रासो ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? अमीर रासो ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमीर रासो ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? अमीर रासो ग्रंथ लिखा गया था जोधराज के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? जोधराज के द्वारा। अमीर एक महान योद्धा थे, जोधराज के द्वारा लिखा गया था, ठीक है ना। अमीरदेव चौहान गद्दी पर कब बैठता है? देखिए अमीरदेव चौहान जो रणथंभौर का शासक बनता है वो कब बनता है? अमीरदेव चौहान। तो मित्रों अमीरदेव चौहान जो शासक बनता है वो 1282 में रणथंभौर की गद्दी पर बैठते हैं अमीरदेव चौहान। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमीरदेव चौहान ने भीमरस के किस शासक को पराजित किया था? भीमरस के किस शासक को पराजित किया था अमीरदेव चौहान ने? तो मित्रों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भीमरस के उस समय शासक थे अर्जुन। अर्जुन को पराजित किया था, ठीक है ना। समर सिंह, जयत्र सिंह ये तो मेवाड़ के शासक थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अमीरदेव चौहान ने मेवाड़ के किस शासक को पराजित किया था? अमीरदेव चौहान ने उस समय मेवाड़ का शासक कौन था उसको पराजित किया था अमीरदेव चौहान ने। तो मेवाड़ के शासक थे उस समय मित्रों समर सिंह। समर सिंह मेवाड़ के शासक थे, उनको भी जो पराजित किया था अमीरदेव चौहान ने। खिलजी वंश का जलालुद्दीन जो है अमीरदेव चौहान से कितनी बार आक्रमण किया था? जलालुद्दीन ने अमीरदेव चौहान पर कितनी बार आक्रमण किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने। इसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी। देखिए जलालुद्दीन खिलजी ने जो अमीरदेव पर 2 बार आक्रमण किया था, दोनों बार भी ये असफल रहा था। अगला क्वेश्चन रहेगा रणथंभौर अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा जाता है? रणथंभौर अभियान के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? नुसरत खां है जो मारा जाता है। उलुग खां यहाँ से जान बचाकर भाग जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा अमीरदेव चौहान ने अपने जीवन काल में 17 युद्ध किए थे, इनमें से वो कितने युद्धों में विजयी रहा था? अमीरदेव चौहान ने 17 युद्ध किए थे, उनमें से अपन कह सकते हैं अंतिम युद्ध जो था अलाउद्दीन खिलजी से, उनसे वो मित्रों हार गए थे। बाकी उन्होंने 16 युद्ध हैं, 16 युद्धों में वो विजयी रहे थे। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा राजस्थान का पहला साका कहलाता है। देखिए राजस्थान में जो पहला साका हुआ था वो कहाँ हुआ था मित्रों? तो जैसा कि अभी अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान का पहला साका हुआ था रणथंभौर में, और इसके बाद में होता है मेवाड़ के अंदर, मेवाड़ के बाद में होता है और सिवाना के अंदर, उसके बाद में जालौर के अंदर होता है, ठीक है ना। तो ये थे राजस्थान का पहला साका था जो रणथंभौर के अंदर हुआ था 1301 में, ठीक है ना। मेवाड़ में रावल शाखा का अंतिम शासक था। मेवाड़ में रावल शाखा का जो कह सकते हैं अपन अंतिम शासक कौन था? देखिए जैसा कि पहले जो गुहिल वंश था, गुहिल वंश की 2 शाखाएं थी, एक तो राणा शाखा थी और एक रावल शाखा थी। पहले ही रावल शाखा चलती थी। रावल शाखा के बाद में अमीर देश जो अपन सिसोदिया के बाद में ये सिसोदिया जो राजवंश की स्थापना होती है उसको राणा कहा जाता है। इससे पहले के जो शासक थे उसको रावल कहा जाता था। तो रावल शाखा का जो अंतिम शासक था वो मित्रों था रतन सिंह। कौन था? रतन सिंह, जो 1301 में अलाउद्दीन खिलजी से हुए युद्ध में मारा जाता है और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर। और अगला क्वेश्चन रहेगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मेवाड़ पर अधिकार करने के पश्चात सिसोदा गांव में रहने वाले अमीर ने चित्तौड़ पर पुनः विजित कब किया था? चित्तौड़ को पुनः विजित कब किया था? जैसा कि मैंने अभी बताया था कि अमीरदेव सिसोदा ने जो मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया था, वो अधिकार कब किया था मित्रों? तो मेवाड़ पर पुनः जो अमीरदेव ने अधिकार किया था वो किया था 1326 के अंदर। कब किया था? 1326 के अंदर। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जब जालौर पर आक्रमण किया जाता है तो उस समय कानरदेव चौहान
किस सरदार ने विश्वासघात किया था? देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने जिस समय जो जालौर पर आक्रमण किया था, तो जालौर का ही एक जो सरदार था, उसने अलाउद्दीन खिलजी के साथ विश्वासघात किया था। उसका नाम था मित्रों बीका दैया। कहानी कुछ इस प्रकार थी कि जालौर का जो किला था वो पूर्ण रूप से परकोटे के अंदर बंद था और इसकी सुरक्षा के लिए एक कच्ची दीवार का निर्माण किया गया था, लेकिन इस दीवार के बारे में किसी को भी पता नहीं था सिवाय सरदारों और जालौर के शासकों के द्वारा सिवाय। ठीक है ना? तो ये दीवार कुछ इस प्रकार थी कि इसके बारे में मतलब किसी को भी पता नहीं था और इसके बारे में पता भी नहीं लगता था, क्योंकि ये उन दीवार के साथ में जॉइंट थी, बाकी वाली जो पक्की दीवार थी। और जो बीका दैया नाम का जो सरदार था, इसने अलाउद्दीन खिलजी से बातचीत कर दी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि अलाउद्दीन खिलजी को ये पता था कि इस जो है दुर्ग के अंदर एक जो कच्ची दीवार है, लेकिन उसके बारे में पता कैसे लगाए। तो बीका दैया ने एक आइडिया बताया था कि इस दीवार में, जो पूरी दीवार में एक कच्ची दीवार है, इसके बारे में अगर इस पूरी दीवार के चारों ओर अगर आप पानी छिड़क दो, उसमें अगर राई आप डाल दो, तो इसके जो गुप्त जो रास्ता है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि राई है जो 24 घंटे के अंदर ये उपजाऊ हो जाती है। तो इसी समय एक जो कहावत प्रसिद्ध है, राईरा बावराते ही गया, क्योंकि उस समय रात को जो फिर के वहाँ पर जो राई इकट्ठी की गई और पूरे दुर्ग के चारों ओर राई जो बोई गई थी, और उसके बाद में इसकी पत्नी ने, जो बीका दैया की पत्नी ने, इसकी हत्या कर दी थी और इसके जो गुप्त दरवाजे बता दिए थे इसने। कुछ स्टोरी इस प्रकार थी। महाराव शेखा के शासनकाल में उनके राज्य में जो गाँवों की संख्या कितनी थी? महाराव शेखा के जो राज्यों की जो गांवों की संख्या कितनी थी मित्रों? शेखावटी के शासक थे महाराव शेखा, तो उस समय उनके जो राज्यों की संख्या थी मित्रों 360 गांवों की संख्या थी। ठीक है ना? सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ये बिल्कुल फैक्ट है। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करना है। आमेर के शासक संदरसेन द्वारा जो राव शेखा के बड़े भाई थे, आमेर के शासक संदरसेन है वो राव शेखा के बड़े भाई थे। बिल्कुल सही बात है, राव शेखा के बड़े भाई थे। राव शेखा का जन्म 1433 में और मृत्यु 1488 में हुई थी। बिल्कुल ये बात सत्य है। इन्होंने अमरसर गांव को अपनी राजधानी बनाया था, अमरसर को अपनी राजधानी बनाया था, ये भी बिल्कुल सत्य है। तो उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन बनाते हैं अपने को, तो तीनों कथन क्या है? सत्य है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन रहेगा, श्यामल दास ने वीर विनोद के अनुसार राणा कुंभा ने मेवाड़ में 84 किलों में से कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था? 84 दुर्गों में से कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था मित्रों? तो जो मेवाड़ के राणा कुंभा ने 84 दुर्गों में से मित्रों 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था? 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। ये कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान के दुर्गों में से कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था मित्रों? देखिए, राजस्थान के नहीं, ये मेवाड़ के दुर्गों में से कुल 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। ठीक है ना? और अगला है, सीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार किस दुर्ग की मानी जाती है? तो यही मित्रों कुंभलगढ़ जो दुर्ग है, इसकी दीवार है जो विश्व की दूसरी सबसे विशाल दीवार मानी जाती है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, राणा कुंभा का 1437 में सारंगपुर का युद्ध मालवा किस सुल्तान के साथ होता है? सारंगपुर का युद्ध है मालवा के किस सुल्तान के साथ होता है मित्रों? महमूद लोदी प्रथम के साथ, बहादुर शाह प्रथम के साथ, कुतुबुद्दीन के साथ, या फिर मोहम्मद खिलजी के साथ? मोहम्मद खिलजी प्रथम के साथ होता है महाराणा कुंभा का 1437 में सारंगपुर का युद्ध। और इस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने विजय स्तंभ भी बनाया था। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए इस टॉपिक के कुछ और क्वेश्चन है वो भी पढ़ लेते हैं। देखिए, राजस्थान के राजवंश एवं मुगल 7th क्लास की हिस्ट्री अपन पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था मित्रों? पिछली बार रीट में क्वेश्चन आया था, महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का, जैसा कि आपको पता है, सेतक नाम था। क्या नाम था? सेतक। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेना का अरावल दस्ता होता था। देखिए, सेना के टुकड़ियों में बंटी होती थी, अलग अलग भाग का अलग अलग नाम होता था। दायां पक्ष, बायां पक्ष, अरावल है, संदावल है। इसी प्रकार से जो अरावल दस्ता होता था वो सेना का कौन सा भाग हुआ करता था? तो मित्रों, अरावल दस्ता जो हुआ करता था वो सेना का अग्रिम भाग हुआ करता था। कौन सा हुआ करता था? अग्रिम भाग। जो सेना को हरा दे, सामने वाली सेना को हरा दे, उसी को मतलब अरावल दस्ता। ये ऐसा नहीं होता था, हालांकि मैं बता रहा हूँ क्योंकि वो ये इसका जो अटैक होता था, ये सामने वाली दुश्मन की जो सेना होती थी उसको एकदम से तितर बितर कर देता था। तो ये सेना का अग्रिम भाग हुआ करता था। तीसरा क्वेश्चन है,
1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दिल्ली के किस शासक को पराजित किया था? देखिए 1526 में जिस प्रकार से पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, उस समय बाबर ने दिल्ली के किस शासक को पराजित किया था? तो मित्रों उस समय दिल्ली का शासक था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को पराजित किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो ये इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? मित्रों वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? इसका विक्रम संवत भी आपको याद रखना है और इसका जो अपने अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार दिनांक भी याद रखनी है, ठीक है ना। इसका जो महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था मित्रों, वो हुआ था जेठ शुक्ला तृतीया विक्रम संवत जो है 1597। कब हुआ था? विक्रम संवत 1597, ठीक है ना। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उदय सिंह की जो महाराणा उदय सिंह जी की गोगुंदा में मृत्यु हुई थी, कब हुई थी गोगुंदा मृत्यु? और उसी दिन महाराणा प्रताप का राज्यारोहण होता है। तो देखिए महाराणा उदय सिंह की मृत्यु कब हुई थी मित्रों? तो महाराणा उदय सिंह की 28 फरवरी 1572 के दिन मृत्यु होती है और उसी दिन महाराणा प्रताप का राज्यारोहण होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा, महाराणा प्रताप का कितने वर्ष की आयु में राज्यारोहण हुआ था? जिस समय महाराणा प्रताप का राज्यारोहण हुआ था उसमें महाराणा प्रताप की आयु क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उस समय महाराणा प्रताप से 32 वर्ष के, कितने वर्ष के थे मित्रों? 32 वर्ष के महान योद्धा थे महाराणा प्रताप। 32 वर्ष की आयु में उनका राज्यारोहण हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 22 जून 1577, 20 जून 1577, 18 जून 1577 या फिर 25 जून 1577। देखिए कई प्रकार आप गाइडों में पढ़ते हो, अगर गाइडों में कई गाइडों में लिखा हुआ मिलता है 20 जून 1577, लेकिन आरबीएससी के अनुसार इसकी जो सही ऑथेंटिक डेट है वो 18 जून 1577, 18 जून 1577 है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से कौन युद्ध नहीं लड़ा था? देखिए महाराणा प्रताप के साथ कई सारे सामंत थे, लेकिन इन ऑप्शनों में से कौन सा सामंत इनके साथ में नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए भीम सिंह डोडिया थे, राम सिंह मेड़तिया, रामसा तंवर भी थे, जगन्नाथ कसा था मित्रों, ये महाराणा प्रताप के साथ में नहीं था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार कीजिए। महाराणा प्रताप की तरफ से अरावल दस्ते में सुनावतों के साथ अग्रिम पंक्ति में हकीम खां सूर था। देखिए अग्रिम पंक्ति में हकीम खां सूर और महाराणा प्रताप का सेनापति भी यही था मित्रों, हकीम खां सूर। और संदावल में पार्टी के मुहाने पर राणा पूंजा के नेतृत्व में भील लोग थे। महाराणा प्रताप का युद्ध के में साथ देने वाले में किशनदास, भीम सिंह डोडिया, रामदास मेड़तिया, जालामान जालाबीदा, राम सतवर, मान सिंह सोनगरा थे। देखिए ये मान सिंह सोनगरा है महाराणा प्रताप के साथ में, और वो अकबर के साथ में थे, वो मान सिंह कस्वा थे। जयमल मेहता, जैसा शरण, गोपीनाथ पुरोहित ने भी महाराणा प्रताप का साथ दिया था। उपरोक्त में से सत्य कथन का चयन करना है मित्रों, तो इसके सत्य कथन कौन सा हो जाएगा मित्रों? देखिए ये चारों ही कथन सत्य हकीम का सूर था और ये लोग इनके महाराणा प्रताप के साथ में थे। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा, महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े सेतक की समाधि किस गांव में स्थित है? जो सेतक की जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था, सेतक की समाधि किस गांव में स्थित है मित्रों? तो सेतक की समाधि मित्रों किस गांव में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा, जो सेतक की समाधि है बलिसा गांव में। कहां पर है? बलिसा गांव में। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना के किस बलिष्ठ जो पठान के घोड़े सहित 2 टुकड़े कर दिए थे? कौन सा था पठान मित्रों? वो था बहलोल खां। जैसा कि आपको पता है, अपन कई बार देखते हैं महाराणा प्रताप के वीर जो अपने जोश भरने वाले जिस प्रकार से अपने फोटोज देखते हैं, उसमें सबसे पहले ये पिक्चर अपने को दिखाई जाती है बहलोल खां की। तो बहलोल खां को घोड़े समेत उसको 2 टुकड़े कर दिए थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का मुकुट धारण किसके द्वारा किया गया था? जिस प्रकार से महाराणा प्रताप घायल हो गए थे, जो सेतक के घायल हो जाने के बाद में, इसका जो है जो मुकुट किसके द्वारा धारण किया गया था मित्रों? तो ये किया गया था झालामान के द्वारा महाराणा प्रताप का मुकुट धारण किया था और खुद जो है सेना का नेतृत्व करने लगे थे। अगला क्वेश्चन रहेगा, हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात अकबर ने महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए शाहबाज खां के नेतृत्व में कितनी बार अभियान भेजे थे? जो है महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए कितनी बार अभियान भेजे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों 3 बार। कितनी बार? 3 बार भेजे थे शाहबाज खां के नेतृत्व में महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए। तो अगला इसका सही
अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करना है। पहला है, 1582 में दिवेर के युद्ध से महाराणा प्रताप की विजयों की पुनः शुरुआत मानी जाती है। कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। दिवेर के युद्ध में मुगलों की ओर से सुल्तान खां मारा जाता है। 1584 के पश्चात अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध कोई अभियान नहीं भेजे थे। मित्रों, तो इसका सत्य, उपरोक्त में से सत्य कथन का जो असत्य नहीं है, मतलब सत्य कथनों के बारे में चयन करना है आपको, तो इनका सत्य कथन कौन सा हो जाएगा मित्रों? देखिए, मैं आपको बता दूं, 1582 में दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप के विजयों की पुनः शुरुआत मानी जाती है। ये ऑप्शन इसका राइट है। और दूसरा कथन है, कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन का, बिल्कुल ये भी बात सही है। दिवेर के युद्ध में मुगलों की ओर से सुल्तान खां मारा जाता है, बिल्कुल ये बात सत्य है। 1584 के पश्चात अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध कोई सैनिक अभियान किए, देखिए नहीं किए, सैनिक अभियान नहीं किए। 1584 के बाद में मुगलों के द्वारा कोई भी अभियान है वो नहीं भेजा गया था। तो 1, 2, 3 ऑप्शन इसके सही है और जो चौथा ऑप्शन है वो असत्य है, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चौथा कथन असत्य था। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा, अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध जो अभियान किए थे 1584 में किसके नेतृत्व में किया था? जो अंतिम अभियान था 1584 के बाद में जो अभियान नहीं भेजे थे, लेकिन जो अंतिम अभियान था 1584 में वो किसके नेतृत्व में भेजा गया था? 1584 का जो अभियान था वो किसके नेतृत्व में भेजा गया था मित्रों? तो वो भेजा गया था जगन्नाथ कस्वा के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? जगन्नाथ कस्वा के नेतृत्व में अंतिम अभियान भेजा गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, मेवाड़ की शरण स्थली कहलाती है। मेवाड़ की शरण स्थली कौन से गांव को, कौन से स्थान को कहा जाता है? तो मित्रों, मेवाड़ की शरण स्थली कुंभलगढ़ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कुंभलगढ़ को, मेवाड़ की शरण स्थली। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को कितने वर्ष की अवस्था में हो जाती है? महाराणा प्रताप की जिस समय मृत्यु हो जाती है, जिस समय देहांत होता है, उस समय महाराणा प्रताप की आयु क्या थी मित्रों? तो जैसा कि पता है महाराणा प्रताप की आयु थी 57 वर्ष। कितनी थी? 57 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, 1585 में के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? 1585 के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी किसे बना दिया था मित्रों? तो वो बना दिया था सावंड को। किसको? सावंड को। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, मेवाड़ की संकटकालीन अथवा आपातकालीन राजधानी कहा जाता है। संकटकालीन और आपातकालीन राजधानी किसे कहा जाता है मित्रों? मेवाड़ की। तो संकटकालीन और आपातकालीन मेवाड़ की जो राजधानी कहा जाता है वो कहा जाता है सावंड को। किसको कहा जाता है? सावंड को। मेवाड़ की आपातकालीन एवं संकटकालीन राजधानी। जब भी कोई संकट आता था, ये मेवाड़ के जो शासक है वो सावंड आ जाया करते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा, महाराणा प्रताप की समाधि स्थल स्थित है। महाराणा प्रताप का जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर है मित्रों? तो महाराणा प्रताप की समाधि है मित्रों, वो है जो बारडोली में, जो इसकी छतरी बनी हुई है यहाँ पर बारडोली में महाराणा प्रताप की। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। महाराणा प्रताप की छतरी में कितने खंबे हैं? महाराणा प्रताप की जो बारडोली की जो छतरी है उसमें कितने खंबे लगे हुए हैं? तो मित्रों 8 खंबों की जो छतरी है वो महाराणा प्रताप की छतरी है बारडोली में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करना है। पहला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने विश्व वल्लभ नाम से वृक्ष आयुर्विज्ञान ग्रंथ की रचना करवाई थी। बिल्कुल सही है। व्यवहार आदर्श जैसा ग्रंथ भी लिखवाया, ये भी बात सत्य है। संस्कृत विद्वान पंडित चक्रपाणी मित्र महाराणा प्रताप के दरबार में थे, बिल्कुल ये भी बात सत्य है। महाराणा प्रताप के संरक्षण में राज्य अभिलेख पद्धति लिखी गई, बाद में ये कई शासकों के द्वारा अपनाई गई, ये भी बात सत्य है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मित्रों, सही ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, 1, 2, 3, 4। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करना है। देखिए कथन क्या है, निसारुद्दीन जैसे चित्रकार सराग और सतीश रागनियों के ध्यान चित्र बनवाकर सावंड चित्र शैली को जन्म दिया। बिल्कुल सही बात है, निसारुद्दीन के द्वारा सावंड चित्र शैली को जन्म दिया गया था। अमर सिंह के समय सावंड चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है, ये भी बात सत्य है। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। दोनों कथन क्या है? सत्य है। ठीक है ना। तो चलिए अगले टॉपिक की और अपना अगला टॉपिक रहेगा, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए मित्रों आप। अगला अपना टॉपिक यही है, राजस्थान के राजवंश एवं मुगल। देखिए राजस्थान के राजवंश एवं मुगल, इसका पार्ट 2 बनाया हुआ है, तो इसके बारे में अपन देख लेते हैं। जोधपुर के महाराजा गज सिंह ने किस महिला के प्रभाव में आकर अमर सिंह
को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। जैसा कि मित्रों जो गज सिंह थे, इनका जो अमर सिंह को जो ये एक ज्येष्ठ पुत्र था अमर सिंह, इनका पालन पोषण भी एक उत्तराधिकारी के रूप में हुआ, लेकिन एक महिला के प्रभाव में आकर, एक अपनी जो द्वितीय महिला थी इनके प्रभाव में आकर इन्होंने जो है अमर सिंह को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया था। तो उस महिला का क्या नाम था मित्रों? तो वो महिला थी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अनारा बेगम। अनारा बेगम, जिसको अपन कह सकते हैं इनके साथ जो इनका प्रेम संबंध था, इनसे उत्पन्न जो थे अपन कह सकते हैं जसवंत सिंह को इनका उत्तराधिकारी बनाया गया था और अमर सिंह को नहीं बनाया गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा, अमर सिंह राठौड़ ने शाहजहां के दरबार में किसकी हत्या की थी? शाहजहां के दरबार में अमर सिंह राठौड़ के द्वारा किसकी हत्या की गई थी मित्रों? तो वो हत्या की गई थी सलावत खां की। किसकी की गई थी? सलावत खां की। ठीक है ना, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, राठौड़ दुर्गादास का जन्म कहाँ और कब हुआ? राठौड़ दुर्गादास का जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो राठौड़ दुर्गादास का जन्म हुआ था मित्रों जो है सालवा गांव में। कहां पर हुआ था? सालवा गांव में। और कब हुआ था? 1638 में। सालवा गांव 1638 में जो राठौड़ दुर्गादास का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु कब और कहां हुई? देखिए, महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु कब और कहां हुई थी? महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी अफगानिस्तान के जमरूद के अंदर 1678 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। जहां पर ये विजय अभियान के लिए गए हुए थे मुगलों के, वहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन रहेगा, राठौड़ दुर्गादास राठौड़ के द्वारा अजीत सिंह को औरंगजेब के द्वारा दिल्ली में कैद से बसाकर सिरोही के कालंदरी गांव में जयदेव के घर पर रखा गया। उस समय सिरोही का शासक कौन था मित्रों? तो उस समय मित्रों सिरोही का शासक था महाराव बेरीसाल। महाराव बेरीसाल के नेतृत्व में, इनकी देखरेख में कालंदरी गांव जयदेव ब्राह्मण के घर पर इनको सिरोही में रखा गया था। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब के विरुद्ध राठौड़ सिसोदिया गुट का निर्माण किया था। उस समय सिसोदिया शासक कौन था? देखिए, दुर्गादास राठौड़ ने राठौड़ सिसोदिया गुट का निर्माण किया था। उस समय जो है मेवाड़ का शासक, सिसोदिया राजवंश का जो शासक हुआ करता था मित्रों, वो थे महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह, इन्होंने मेवाड़ के साथ संधि की थी अजीत सिंह की रक्षा करने के लिए। औरंगजेब ने पुनः जजिया कर कब लगाया गया? औरंगजेब ने पुनः जजिया कर कब लगाया गया था मित्रों? ये देखो, फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया क्वेश्चन है, अभी जस्ट ये फर्स्ट ग्रेड हुई थी, इसमें पूछा गया था औरंगजेब ने पुनः जजिया कर कब लगाया था। तो मित्रों, औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाया था, वो लगाया था 1679 में। कब लगाया था? 1679 में लगाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, दुर्गादास राठौड़ के अंतिम जो दुर्गादास राठौड़ जीवन के अंतिम वर्षों में कहाँ रहे थे मित्रों? तो जैसा कि अपने को पता है, अजीत सिंह को यहाँ पर जो मारवाड़ का शासक बनाने के बाद में जो ये चले गए थे दक्षिण अभियान के लिए, बाद में वापस आने पर यहाँ पर इनके कुछ दुश्मनों ने इनकी जो घुसपैठ के बाद में इनको यहाँ पर सम्मान नहीं मिला था, लेकिन ये वापस इनका जो अंतिम जो वर्षों में इन्होंने जो अपना बिताया था, जीवन बिताया था, वो बिताया था उज्जैन के अंदर, और वहाँ पर भी इनकी मृत्यु हो जाती है। और शिप्रा नदी के तट पर इनकी वहाँ पर बनी हुई है जो छतरी बनी हुई है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा, किस जाट नेता ने सिकंदरा आगरा में अकबर की कब्र खोदकर उनकी हड्डियों को जला दिया था? देखिए, जो मुगलों का बदला लेने के लिए मुगलों से बहुत ये लोग, जो मुगलों की औरंगजेब की जो मंदिर विध्वंस की जो नीति थी, उनसे कई राजस्थान के कई ऐसे शासक थे जो मुगलों को भी जो नुकसान पहुंचाना चाहते थे, उनकी जो भावना को ठेस पहुंचाना चाहते थे। इसमें एक महान जो योद्धा शासक थे जो सिकंदरा में आगरा के में जो अकबर की कब्र को खोदकर उनकी हड्डियों को जला दिया था, वो थे मित्रों बदन सिंह। कौन थे? बदन सिंह। इसका बदन सिंह नहीं, राजा राम। मित्रों, जाट शासक थे राजा राम। राजा राम के द्वारा जो अकबर की कब्र खोदकर उनकी हड्डियों को जला दिया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा, जयपुर के स्वाई जय सिंह की मृत्यु पर उत्तराधिकारी संघर्ष में बड़े पुत्र ईश्वरी सिंह का साथ किस जाट शासक ने दिया था? ईश्वरी सिंह का साथ है वो कौन से जाट शासक ने दिया था? तो मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सूरजमल ने ईश्वरी सिंह का साथ दिया था। और इसके जो बड़े भाई थे माधो सिंह और ईश्वर सिंह के उत्तराधिकार में ईश्वर सिंह का साथ दिया था सूरजमल ने। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा, अमर सिंह राठौड़ ने शाहजहां की नाराजगी की परवाह ना करते हुए किस व्यक्ति को 30,000 का पट्टा और नागौर का उत्तरदायित्व भार सौंपा था? देखिए, इन्होंने अपनी स्वाभिमान की रक्षा करते हुए, देखिए, अमर सिंह राठौड़ ने कौन से शासक को? केसरी सिंह जोधा को 30,000 का पट्टा और नागौर का उत्तरदायित्व सौंप दिया था। ठीक है ना।
तो चलिए अगले टॉपिक की ओर, ये टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। अगला टॉपिक है अपना कला एवं स्थापत्य। कला एवं स्थापत्य, और इसके क्वेश्चन आंसर क्या है देखिए। ये संपूर्ण हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो रही है मात्र एक ही वीडियो में, ठीक है ना। पटवों की हवेलियां कहाँ पर है? पटवों की हवेलियां तो आपको पता ही है, पटवों की हवेलियां जैसलमेर। सिंपल सा क्वेश्चन है। देलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पर है? देलवाड़ा के जैन मंदिर मित्रों, देलवाड़ा के जैन मंदिर है सिरोही के अंदर। कहाँ पर है? सिरोही के अंदर। इसका जो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा, बूंदी के तारागढ़ जो दुर्ग का जो निर्माण है किस शासक के द्वारा और कब करवाया गया था? बूंदी में जो तारागढ़ का निर्माण है वो कौन से शासक के द्वारा कब किया गया था मित्रों? बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण है वो किया गया था 1354 में राव बर सिंह के द्वारा। 1354 में राव बर सिंह के द्वारा। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। किस दुर्ग में मुस्लिम पीर मलिक शाह की मस्जिद है? कौन से दुर्ग में मुस्लिम पीर मलिक शाह की जो मस्जिद है मित्रों, ये दुर्ग है जालोर का दुर्ग। जालोर के दुर्ग में पीर मलिक शाह की जो दरगाह है, मस्जिद है, वो स्थित है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, किस दुर्ग के 17 साल महल यंत्रशाला को सुंदर भित्ति चित्रों से सजाया गया? वहीं बादल महल, अनिरुद्ध महल के चित्रशाला में भित्ति चित्र राजस्थान के भित्ति चित्र परंपरा के सुंदर है, वो उदाहरण है। कौन से दुर्ग की बात कर रहा है मित्रों ये? तो इसका मैं फटाफट से सही आंसर बता दूं। इसका ये है, इसका आंसर सही हो जाएगा डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तारागढ़ दुर्ग जो बूंदी की बात कर रहे हैं, जो अनिरुद्ध महल है वहां पर यंत्रशाला, अनिरुद्ध महल में चित्रशाला, राजस्थान भित्ति चित्रों का जो सुंदर उदाहरण यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तारागढ़ दुर्ग बूंदी, ठीक है ना। अगला बात करते हैं अपन, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था मित्रों? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था चित्रांगद मौर्य के द्वारा, और गुहिल वंश की स्थापना की थी गुहादित्य के द्वारा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारतीय मूर्ति कला का शब्दकोश किसे कहा जाता है? भारतीय मूर्ति कला का शब्दकोश किसे कहा जाता है? तो मित्रों, भारतीय मूर्ति कला का शब्दकोश या फिर कह दो भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश विजय स्तंभ को कहा जाता है। विजय स्तंभ को कहा जाता है, और मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है इनको, विजय स्तंभ को। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, राणा कुंभा के द्वारा निर्मित विजय स्तंभ में शिल्पियों में से निम्नलिखित में से कौन सा शिल्पी नहीं था? देखिए मैं बता दूं, शिल्पी इनमें थे, मुख्य शिल्पी था जयिता। जयिता के पुत्र थे पूंजा, भूमि, सुथी, बलराज, नापा, पोमा और पूंजा। अत्रि और महेश ये नहीं थे, ठीक है ना। तो कौन से शिल्पी नहीं था? तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कहाँ पर स्थित है मित्रों? कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है। सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी जालौर में। रणथंभौर सवाई माधोपुर में। तारागढ़ बूंदी में। देखिए पहले का है जो बी, दूसरे का सी, पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का नहीं, पहले का बी, दूसरे का डी, पहले का बी और डी कहाँ पर मिल रहा है? बी, डी, सी, ए, ये मिल रहा है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित को असुमेलित का चयन कीजिए। निम्नलिखित में असुमेलित का चयन करना है, ठीक है ना। असुमेलित कथनों का चयन करना है। मेहरानगढ़ जोधपुर में। सोनारगढ़ है वो जालौर में नहीं है मित्रों, सोनारगढ़ जैसलमेर में। गागरोन झालावाड़ है। जूनागढ़ बीकानेर में। आमेर जयपुर में, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन इसका असुमेलित है, ठीक है ना। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए, निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए देखिए इनका आंसर बताना है। मध्य युगीन चित्र शैली के दो भाग रहे हैं, पहला पश्चिमी भारत क्षेत्र और दूसरा उत्तरी भारत क्षेत्र। पहला है पश्चिमी भारत क्षेत्र और दूसरा है उत्तरी भारत क्षेत्र। देखिए तो दूसरा कथन रहेगा, पश्चिमी भारत के क्षेत्र का केंद्र गुजरात और राजस्थान बने और उत्तरी पूर्वी शैली के बंगाल और बिहार बने। इन दोनों केंद्रों के विषय रामायण और महाभारत की कथाओं पर आधारित थे। ये देखिए ताड़ पत्थर और कागज पर बनाए जाते चित्र थे, उन्हें पोथी चित्र कहा जाता था। ऑप्शन एक बार पुनः पढ़िए, मैं आपको रोक देता हूं वीडियो। इनके बताने उपरोक्त में से उन कथनों का चयन करें जो असत्य कथन नहीं है, अर्थात जो सत्य कथन है उनके बारे में चयन करना है। तो मैं फटाफट से इसका आंसर बता दूं मित्रों। देखिए इसका जो है, ये रामायण और महाभारत की कथाओं पर आधारित नहीं थे, ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। बाकी 1, 2 और 4 ऑप्शन इसके सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करना है। देखिए कथन क्या है, इस्लामिक शैली वाला देश का पहला भवन समूह दिल्ली के पास महरौली में बना। ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के समीप दुनिया का मशहूर है जो कुतुब मीनार है। देखिए जो पहला इस्लामिक शैली वाला जो भवन है दिल्ली के पास महरौली में बना, और कुव्वतुल इस्लाम मंदिर के समीप दुनिया की मशहूर कुतुब मीनार है। ये भी बात सत्य है। तो इसके जो ऑप्शन सही हो जाएंगे 1 और 2, दोनों ही ऑप्शन इसके राइट है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, दोनों ही कथन सही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है मित्रों, तो इसका सही आंसर बताइए। हुमायूं का मकबरा मित्रों दिल्ली में ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में ही स्थित है हुमायूं का मकबरा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करें। मौर्य युग में लकड़ी से निर्मित भवनों और राजमहलों के निर्माण का विवरण मिलता है। देखिए मौर्य युग में लकड़ी से निर्मित भवनों और राजमहलों का निर्माण का विवरण मिलता है, बिल्कुल बात सत्य है। पाटलिपुत्र के भव्य महलों का उल्लेख यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने किया, ये भी कथन सत्य है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका राइट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही क्या है, सत्य है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा, उनियारा चित्र शैली किस प्रमुख चित्र शैली की उपशैली मानी जाती है। उनियारा चित्र शैली किस शैली की उपशैली मानी जाती है, तो मित्रों ये है उनियारा चित्र शैली ढूंढाड़ शैली की उपशैली मानी जाती है। उनियारा टोंक में स्थित है, ठीक है ना। जो राजस्थान की चित्र कला शैली को राजस्थान चित्र शैली का नाम किस विद्वान ने दिया गया था। राजस्थान की जो चित्रकला है उसको राजस्थान की चित्र शैली का नाम किसने दिया था मित्रों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा राय कृष्ण के दास के द्वारा कहा गया था। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करना है। देखिए 17वीं सदी का युग राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णिम काल नहीं माना जाता है, बिल्कुल ये तो माना जाता है, नहीं माना जाता कह रहा है। सौर पंचाशिका एवं सावंड रागमाला ग्रंथों की कला इतिहास के राजधानी राजस्थानी चित्र शैली के आरंभिक चित्र माने जाते हैं, जिसका लगभग 16 शताब्दी पूर्वार्ध माना जाता है। देखिए ये बहुत ही 16 शताब्दी की पूर्वार्ध माना जाता है, पूर्व माना जाता है। उपरोक्त कथनों में से उन कथनों का चयन करें जो असत्य नहीं है, अर्थात जो सत्य कथन है उनके बारे में चयन करना है। तो इनका सत्य कथन कौन सा हो जाएगा, केवल 2 नंबर कथन है वो सत्य है, और 17वीं शताब्दी राजस्थान का स्वर्ण काल माना जाता है, ये बता रहा है नहीं माना जाता है, ठीक है ना। ये ऑप्शन इसका असत्य है। अगला क्वेश्चन है, रणकपुर में के जैन मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है। रणकपुर के जैन मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो मित्रों रणकपुर के जैन मंदिर राजस्थान के पाली में स्थित है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा इसका, निम्नलिखित में से असुमेलित कौन सा है। देखिए सास बहू का मंदिर नागदा में, किराड़ो के मंदिर बाड़मेर में, ओसिया का मंदिर है जो जोधपुर में, बारडोली के मंदिर कोटा में नहीं है मित्रों। बारडोली के मंदिर कहाँ पर है, मेवाड़ में है। बारडोली के मंदिर मेवाड़ में, तो ये इसका असुमेलित रहेगा। 19वें का जो डी ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटवों की हवेली अपनी पत्थर की जाली और कटाई के लिए संसार भर में प्रसिद्ध है, ये कहाँ पर स्थित है मित्रों, तो ये सालिम सिंह की पटवों की हवेली ये तो जैसलमेर में स्थित है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से असुमेलित है। निम्नलिखित में से असुमेलित कथन का चयन करना है। असुमेलित कथन कौन सा है, देखिए बंडदेवरा मंदिर है जो 12 में, कमलेश्वर महादेव मंदिर बूंदी में, ऋषभ देव जी का मंदिर उदयपुर में, आबानेरी मंदिर है वो दौसा में, अलवर में नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अगले टॉपिक की ओर, ये टॉपिक अपना यहाँ पर खत्म होता है। अगला टॉपिक है अपना भारत में भक्ति एवं सूफी आंदोलन, ठीक है ना। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, ननकाना साहिब किस संत का जन्म स्थान है। ननकाना साहिब किस संत का जन्म स्थान है, तो मित्रों ननकाना साहिब है वो है गुरु नानक का जन्म स्थान। किसका जन्म स्थान है, नानक का जन्म स्थान है ननकाना साहिब। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चैतन्य महाप्रभु का संबंध कहाँ से था। मित्रों चैतन्य महाप्रभु थे वो बंगाल से इनका संबंध हुआ करता था, बंगाल से संबंध, इनको कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए उनका सही ऑप्शन का चयन करना है। कबीर है वो कहाँ से थे मित्रों, कबीर बनारस से, मीराबाई मेरता से, गुरु नानक है वो तलवंडी से, महाप्रभु है चैतन्य महाप्रभु बंगाल से। इसके ये ऑप्शन राइट हो जाएंगे, ठीक है ना। मैं इसका सही फटाफट आंसर बता देता हूँ। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, DCBA, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उनके कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, वे सूफी कहलाए, यानी सफेद ऊन का कपड़ा पहनते थे, वो सूफी कहलाए। बिल्कुल बात सत्य है। सूफी संतों ने इस्लाम में बहुदेववाद का पालन किया। बिल्कुल ये बात गलत है, बहुदेववाद का नहीं, इन्होंने एक ईश्वरीवाद का पालन किया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केवल एक, इसका सही है, ए ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा, चिश्ती सिलसिले के बाबा फरीद कहाँ के सूफी संत थे? बाबा फरीद कहाँ के सूफी संत थे मित्रों? बाबा फरीद जो पंजाब के थे। बाबा फरीद कहाँ के सूफी संत थे? पंजाब के। ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किस सूफी संत के द्वारा की गई? भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किस सूफी संत के द्वारा की गई थी मित्रों? चिश्ती सिलसिले की शुरुआत जैसा कि आपको पता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा की गई थी। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आगमन के समय अजमेर जो स्वान का जो शासक कौन था? देखिए, जिस समय अपने को पता है कि मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय जिस समय पृथ्वीराज चौहान से इनका जो आक्रमण होता है, उस समय ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो भारत आते हैं और अजमेर आते हैं, उस समय जो अजमेर का शासक होता है पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस स्थान पर स्थायी रूप से बसे थे? तो अजमेर में ही बसे थे। किस स्थान पर? अजमेर में इनकी दरगाह बनी हुई है, अजमेर शरीफ के नाम से जानी जाती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक किस शिष्य ने नागौर के पास सुअल में अपना केंद्र बनाकर इस्लाम का प्रसार किया था? देखिए, नागौर में जो सुअल गांव में अपना जो इन्होंने केंद्र बनाकर प्रसार किया था, वो थे अमीदुद्दीन नागौरी। कौन थे? अमीदुद्दीन नागौरी। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, प्रसिद्ध लेखक अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे? देखिए, अमीर खुसरो किस सूफी संत के प्रसिद्ध जो शिष्य हुआ करते थे, वो थे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हुआ करते थे। और इनकी जो दरगाह भी एक पास में बनी हुई, निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो की। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करना है। देखिए, क्वेश्चन क्या है, कथन क्या है, भारत में सिर्फ 4 संप्रदायों का महत्व है, जैसे कादरी, चिश्ती, सूरावर्दी और नक्शबंदी। बिल्कुल ये सत्य है। एक ईश्वरवाद का अर्थ होता है केवल एक ही ईश्वर में विश्वास करना। बिल्कुल ये दोनों ही कथन सत्य हैं। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, नयनार किसे कहा जाता है? देखिए मित्रों, मैं आपको बोला था विष्णु के भक्त अलवार कहा जाते थे, और नयनार जो विष्णु की तृतीय नेत्र होने के कारण इसको नयनार संत कहा जाता है। शिव की तृतीय नेत्र होने के कारण इसको नयनार कहा जाता है। तो शिव के भक्त है वो नयनार कहे जाएंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, अलवार किसे कहा जाता है? अलवार किसे कहा जाता है? देखिए मित्रों, मैं फटाफट ये कंप्लीट कर रहा हूँ, बैटरी भी बिल्कुल कम बची है, इसलिए एक टॉपिक और भी बच गया है। जो अलवार किसे कहा जाता है? अलवार किसे कहा जाता? तो शिव जी के भक्त हैं, उनको नयनार कहा जाता था। और विष्णु के भक्तों को कहा जाता था? अलवार भक्त कहा जाता था, अलवार संत कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा संत है कौन सा नयनार संत है? निम्नलिखित में से कौन सा नयनार संत है मित्रों? देखिए, पेरिये अलवार जो है विष्णु का भक्त था, इसलिए अलवार संत था पेरिये अलवार। और अंडाल भी जो पेरिये अलवार की पुत्री थी, और नम्मा अलवार ये भी अलवार संत था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? डी, मणिकवत सागर है जो नयनार संत थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से अलवार संत का चयन करिए। देखिए, अलवार संत कौन सा था? इनमें से भी बताना। देखिए, अपार बिल्कुल नयनार संत था, सबदर नयनार, सुंदरार नयनार संत था, तोंडरिया डिपोडी है जो ये अलवार संत था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में प्रसिद्ध उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं मित्रों? उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं मित्रों, वो थे रामानंद जी। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, संत रैदास, धन्ना, पीपा इत्यादि किसके शिष्य थे? रैदास, धन्ना, पीपा जो थे ये किसके शिष्य हुआ करते थे मित्रों? तो ये शिष्य हुआ करते थे रामानंद जी के। किसके थे? रामानंद जी के शिष्य थे। जैसा कि रामानंद जी ने दक्षिण से उत्तर भारत की ओर जो ये भक्ति आंदोलन का प्रवर्तन किया था। थिरुपई किसकी रचनाएं? थिरुपवई किसकी रचनाएं? ये मित्रों प्रसिद्ध अलवार संत थी अंडाल की रचनाएं थिरुपवई। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण की मीरा किसको कहा जाता है? इसी को ही कहा जाता है, अंडाल को दक्षिण की मीरा कहा जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा, कबीर जी के उपदेश हमें उनकी शाखियों एवं पदों में मिलते हैं। इनके उपदेश कहाँ पर जो है
संग्रहित है? गुरु ग्रंथ साहिब में, पंचवाणी में, बीजक में, उपरोक्त सभी में। देखिए तीनों ग्रंथों में भी गुरु ग्रंथ जो है कबीर के पद मिलते हैं, साखियां और पद, गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार कीजिए। सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव थे, बिल्कुल राइट बात है। जो इनका जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था, ये वर्तमान में पाकिस्तान में जिसे ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों ये भी ऑप्शन सही है, दोनों ही ऑप्शन इसके राइट है, दोनों ही कथन इनके सत्य हैं। किस संत ने कहा था कि कोई व्यक्ति अगर भगवान कृष्ण की उपासना करता है तो गुरु की सेवा करते हैं तो माया जाल एवं कष्टों से मुक्त हो जाता है और ईश्वर से एकाकार हो जाते हैं। तो मित्रों मैंने पहले ही बताया था, जो कृष्ण की भक्ति पर बल देते हैं वो थे चैतन्य महाप्रभु। कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा ही नहीं जा रहा है तो बिल्कुल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो रोककर आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार कीजिए। सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव थे और इनके देखिए ये अपने क्वेश्चन पढ़ लिया था। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, निम्नलिखित में से कौन से संत महाराष्ट्र के संत नहीं हुए? देखिए संत ज्ञानेश्वर नामदास जो है ये सभी महाराष्ट्र के संत थे। देखिए संत रविदास है ये महाराष्ट्र के नहीं थे, संत रविदास का संबंध राजस्थान से था। तो 23वें का ऑप्शन सही डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में पंढरपुर जगह किस स्थानीय देवता के साथ जुड़ी हुई है? देखिए स्थानीय देवता के साथ जुड़ी हुई है, वो जो विठल देवता थे, पंढरपुर का जो प्रसिद्ध जो उस समय भक्ति का जो एक स्थान बन चुका था पंढरपुर, विठल देवता से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। दासबोध ग्रंथ किसकी रचना है? देखिए दासबोध किसकी रचना है? दासबोध ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी मित्रों? दासबोध ग्रंथ की रचना की थी समर्थ गुरु रामदास के द्वारा। किसके द्वारा? समर्थ गुरु रामदास के द्वारा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 1100 मठ तथा अखाड़े स्थापित कर स्वराज्य की स्थापना करने के लिए जनता को तैयार किसने किया था? देखिए ये किया था 1100 मठ स्थापित करने के लिए जो थे छत्रपति शिवाजी के गुरु थे समर्थ गुरु रामदास, इनके द्वारा ये कार्य किया गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है मित्रों? भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? तो वंचित वर्ग का पहला कवि कहा जाता है सोखा मेला को, ठीक है ना। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा मित्रों, संत सोखा मेला किस जाति के थे? संत सोखा मेला किस जाति के थे? तो मित्रों सोखा मेला थे महार जाति के। उस समय अस्पृश्य जाति थी सोखा मेला, उस जाति से महार जाति से विलोम करते थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा, संत दादू दयाल किस प्रकार की जो उपासना के समर्थक थे? दादू दयाल मित्रों निर्गुण जो उपासक थे, इनको राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो कबीर भी निर्गुण उपासक थे। अगला जो क्वेश्चन रहेगा अपना, जयपुर के पास नरेना में किस संत की समाधि बनी हुई है? जयपुर के पास नरेना में किस संत की समाधि बनी हुई है मित्रों? तो नरेना में जो समाधि बनी हुई है वो संत दादू दयाल की बनी हुई है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा, मीराबाई के पिता का क्या नाम था? मीराबाई के पिता का नाम क्या था? तो मीराबाई के पिता का नाम था मित्रों रतन सिंह और दादा का नाम था राव दूधा, ठीक है ना। मीराबाई के पति का नाम था भोजराज, जो कि महाराणा सांगा के पुत्र थे भोजराज, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन था, रामसनई संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मित्रों रामसनई संप्रदाय की स्थापना की गई थी जो राम शरण जी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? राम शरण जी के द्वारा। और शाहपुरा भीलवाड़ा में इनके द्वारा मठ भी स्थापित पीठ भी स्थापित है राम शरण जी के द्वारा। रामसनई संप्रदाय की प्रमुख पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। और रामसनई संप्रदाय की रैण नागौर में किस संत के द्वारा जो पीठ स्थापित की गई थी? रैण नागौर के अंदर दरियाव जी के द्वारा, नागौर के अंदर दरियाव जी के द्वारा, ठीक है ना। रण होता है वो दरिया के पास में होता है, तो दरियाव जी के द्वारा, ठीक है ना। रामसनई संप्रदाय की बीकानेर में शीतल शाखा की स्थापना किस संत के द्वारा की गई थी? बीकानेर में जो शाखा का जो स्थापना की गई थी वो कौन से संत के द्वारा स्थापना की गई थी? बीकानेर के अंदर, ठीक है ना। तो बीकानेर के अंदर जो स्थापना की गई थी मित्रों वो की गई थी हरिदास जी के द्वारा। किसके द्वारा? हरिदास जी के द्वारा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, रामसनई संप्रदाय की खेड़ापा शाखा जो कि जोधपुर में स्थित है, इसकी स्थापना कौन से संत के द्वारा की गई थी? खेड़ापा शाखा की स्थापना कौन से संत के द्वारा की गई थी मित्रों? तो रामदास जी के द्वारा खेड़ापा शाखा की स्थापना की गई थी। 4 प्रमुख शाखा है रामसनई संप्रदाय की। तो चलिए अगले टॉपिक की और अगला टॉपिक अपना क्या रहेगा, ठीक है ना। देखिए मित्रों बैटरी डिस्चार्ज होने के कारण मैं ये रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, समझ आऊँगा। मैं इसके फटाफट आंसर बता देता हूँ, ठीक है ना।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा केला देवी, ठीक है ना, ये आप रोक के पढ़ लीजिएगा। और इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरे का जो है जमवाई माता, ठीक है ना। और तीसरे का सही हो जाएगा करौली, चौथे का हो जाएगा, चौथे का सही हो जाएगा अलगोजा। और पांचवे का जो सही हो जाएगा जमवाई माता का वर्तमान मंदिर है वो रामगढ़ में है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना जमवाई माता का मंदिर किस शासक के द्वारा बनाया गया था। जमवाई माता का मंदिर किस शासक के द्वारा बनाया गया था मित्रों, तो ये बनाया गया था जो दुले आमेर के शासक कोकिल देव के द्वारा बनाया गया, दुले राय के द्वारा, सॉरी बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा सुओं की देवी के प्रसिद्ध माता जी का मंदिर कहाँ पर है, देशनोक में स्थित है, ठीक है ना। काबा किसे कहा जाता है, काबा जो करणी माता के जो सुए हैं उसी को कहा जाता है काबा। जयंती माला किस लोक देवी का प्राचीन नाम था, जयंती माला, तो जयंती माला था जीण माता का जयंती माला नाम था। और जीण माता को किसका अवतार माना जाता है, जीण माता को किसका अवतार माना जाता है मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्गा का अवतार माना जाता है। सीकर के रेवासा में किस माता का मंदिर स्थित है, सीकर में रेवासा में किस माता का मंदिर स्थित है, जीण माता का मंदिर स्थित है सीकर के रेवासा में। निम्नलिखित कथनों को पढ़ते हुए सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार कीजिए। देखिए मित्रों मैं इसकी आप इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए, फटाफट से मैं बता देता हूँ। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा और इसका हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और 13वें का जो राइट हो जाएगा वो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और 14वें का राइट हो जाएगा वो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आप देखना जरूर रोक के। अगला जो 15वें का राइट हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 15वें का। और 16वें का सी हो जाएगा, ठीक है ना। और 17वें का हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 17वें का। 18वें का हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 19वें का हो जाएगा